दोस्तों, आजकल राहुल गांधी जी हैं वो हरियाणा कांग्रेस को रीस्ट्रक्चर करने पर लगे हुए हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि क्या करें और कैसे करें। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से उनके पास अब एक अंतिम विकल्प बचा हुआ है। वो अंतिम विकल्प ये है कि कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो तो अशोक तंवर जी को बनाया जाए, और जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, जो चारों जो नेता हैं, 3 बागी गुटकर, एक भूपेंद्र हुड्डा जी, एक उनके उपाध्यक्ष बनाया जाए, और नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो रघुवीर कादन जी का नंबर चला हुआ उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। ये मुझे लगता है कि सर्वमान्य हल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये जो राजनीति में रुचि रखते हैं और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये उनके लिए तो हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो अंतिम विकल्प है ये भी कांग्रेस के किसी काम नहीं आएगा, और एक दिन ये अंतिम विकल्प ही कांग्रेस के लिए, हरियाणा कांग्रेस के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और क्यों घातक सिद्ध होगा, और ये क्यों कांग्रेस के टूटने का, एक बहुत बड़े टूटने का कारण बनेगा दोस्तों, मैं ये सारा आपको प्रमाण सहित बताऊंगा। बस आप बने रहिए मेरे साथ। मैं अभी गया और अभी आया, तब तक आपसे निवेदन है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आजकल हरियाणा कांग्रेस के अंदर काफ़ी उठापटक चली हुई है, और राहुल गांधी जी हैं वो कांग्रेस को रिस्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं, यानी उसका संगठन बनाना चाह रहे हैं, उसमें नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति करना चाह रहे हैं, और जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है वो बनाना चाह रहे हैं, ताकि बीजेपी को एक कड़ा मुकाबला दिया जाए और संगठन को दोबारा से खड़ा किया जाए। तो उसमें दोस्तों सबसे पहले बात आती है नेता प्रतिपक्ष की। तो नेता प्रतिपक्ष के मामले में जहाँ तक मैं समझता हूँ, या राजनीतिक हलकों में जो चर्चा है, हरियाणा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो कांग्रेस से श्री रघुवीर सिंह कादन जी हैं, उनका नाम शायद कुछ फाइनल हुआ है, और लोग कह रहे हैं कि शायद उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। तो इसमें कुछ लोग ये सोचते हैं दोस्तों कि रघुवीर कादन जी हैं वो किसी भी उससे नहीं है, और वो भूपेंद्र हुड्डा को सुपरसीड करके भूपेंद्र हुड्डा जी को सुपरसीड करेंगे और नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं कि रघुवीर कादन जी हैं वो भूपेंद्र हुड्डा जी के ही सिपह सालार हैं, और उनके विश्वास पात्र और विश्वसनीय साथी रहे हैं, और आज से नहीं, वो शुरू से ही रहे हैं। और वो उनके इतने विश्वास पात्र हैं कि कई बार जब चुनाव के अंदर बेरी हल्के से उन्होंने 1-2 बार चुनाव लड़ा, तो उन्हें कुछ चुनाव जीतने में कठिनाई का भी सामना करना पड़ा। तो भूपेंद्र जी और दीपेंद्र जी दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई और जनता से काफ़ी भावुक अपील भी की, और जो रघुवीर कादन जी वो जीते उस इलेक्शन में। तो जिनके लिए इतनी ताकत लगाई हो, क्या ये कल्पना की जा सकती है कि वो भूपेंद्र हुड्डा जी को सुपरसीड करेंगे और नेता प्रतिपक्ष बन के कांग्रेस के अंदर जो भूपेंद्र हुड्डा जी का रोल है उनको खत्म कर देंगे? ये संभव नहीं है दोस्तों। लेकिन बारी आती है कि अगर जो बागी गुट है वो भूपेंद्र हुड्डा जी के जो सिपह सालार है उनको स्वीकार कैसे करेगा, क्योंकि उनको तो पता है कि उन्हीं के आदमी है और उन्हीं की नियुक्ति भूपेंद्र हुड्डा जी के कहने से ही की गई है। तो फिर इसमें कैसे संतुलन बनाया जाए, इस चीज़ के ऊपर है। तो इसमें एक पद और है दोस्तों, वो है प्रदेश अध्यक्ष का। सॉरी। तो प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो युवा चेहरे को मिलना चाहिए, और एक युवा चेहरा ऐसा है जो कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिनका चुनाव हो सकता है, जिनकी नियुक्ति हो सकती है, और वो पहले भी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और वो किसी भी गुट से नहीं है, न तो वो भूपेंद्र हुड्डा जी के गुट से हैं, न वो बागी गुट से हैं। तो उनकी स्वीकार्यता हो सकती है, और भूपेंद्र हुड्डा जी भी पार्टी हाईकमान के कहने से उनको स्वीकार कर सकता है, भूपेंद्र हुड्डा गुट भी स्वीकार कर सकता है, और जो बागी गुट है वो भी उनको स्वीकार कर सकता है, और वो है अशोक तंवर जी। अशोक तंवर जी की नियुक्ति अगर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में की जाए, कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष उनके रूप में की जाए, तो ये एक अच्छा फैसला हो सकता है दोस्तों। और उसके साथ ही अगर पूरे संगठन को के अंदर बैलेंस बनाना है और एक दूसरे के प्रति वो करना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 4 उपाध्यक्ष भी बनाने चाहिए उसको, राहुल जी को। और वो 4 किस लिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि एक तो भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, क्योंकि आज के दिन भूपेंद्र हुड्डा जी का जो कद है वो सबसे बड़ा है, तो उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये बात ठीक है कि नेता प्रतिपक्ष के मामले में भी जो रघुवीर कादन जी है वो मुझे लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी की ही चॉइस है। लेकिन एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यानी वरिष्ठ उपाध्यक्ष का
की नियुक्ति है वो भी भूपेंद्र हुड्डा जी के कहने से, जो उनका नाम देने से उनकी हो सकती है, ताकि उनका और ज़्यादा बैलेंस किया जा सके और उनका कद भी जितना आ जाए उतना ही रखा जा सके। दूसरी जो नियुक्ति है वो कुमारी शैलजा जी हैं, उनके या किसी आदमी को उनके नाम सुझाने से किया जा सकता है। एक चौधरी वीरेंद्र सिंह है जो कि सबसे सीनियर लीडर हैं और जिनका कद मैंने पिछली बार भी कहा है कि कभी भूपेंद्र हुड्डा जी से भी ज़्यादा हुआ करता, और आज भी एक जाने माने नेता है, कद्दावर नेता है। तो एक उनके किसी आदमी को बनाया जाए, उपाध्यक्ष बनाया जाए, और एक रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, एक उनके किसी आदमी को उपाध्यक्ष बनाया जाए, अर्थात एक अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष। ये दोस्तों अगर किया जाए तो जो दिखाई देने में ये है, ये पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा और सभी नेताओं को साथ दिया जाएगा, चाहे वो बागी गुट हो या भूपेंद्र हुड्डा जी का गुट हो। और ऐसे में कांग्रेस का संगठन बनाने में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और पार्टी अच्छे से काम कर पाएगी और आने वाले टाइम में बीजेपी को जो है वो टक्कर भी दे पाएगी और जीत की संभावना भी बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों ये जितनी सिंपल बात दिखाई दे रही है ना, मैंने जो इस चीज़ की कैलकुलेशन की है या जो सर्वेक्षण किया है, ये बात इतनी आसान नहीं है दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है कि यही बात आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी के लिए घातक होगी। क्यों घातक होगी दोस्तों, वो मैं किस लिए कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का इतिहास और जो फैक्ट हैं उनके आधार पर मैं अपना सर्वेक्षण कर रहा हूँ। वो किस लिए सर्वेक्षण कर रहा हूँ, अगर राहुल गांधी जी अगर इस तरह की नियुक्ति करते, ये नियुक्तियाँ करते हैं, तो इसमें दोस्तों दो एक ऐसे सवाल हैं, 2 सवाल जो कि जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता और आने वाले टाइम में इन्हीं का सामना करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। और जब इलेक्शन होगा तो ये 2 चीज़ हैं, जो 2 स्टेप हैं दोस्तों, यही आने वाले टाइम में नुकसान देंगे। वो कौन से 2 स्टेप हैं, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं जो अशोक तंवर जी है उनकी नियुक्ति के बारे में कहना चाहूँगा। ये बात सही है कि अशोक तंवर जी की जो प्रोफाइल है वो किसी भी दूसरे अध्यक्ष से ज़्यादा हैवी है। वो राजनीतिक रसूख भी रखते हैं, राहुल गांधी जी के निकटतम मित्रों में से एक हैं और जो उन्होंने पहला चुनाव जीता था वो उनको जो टिकट दी गई थी सिरसा से 2009 में, वो राहुल गांधी जी ने दी थी और लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता था और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं वो। लेकिन जहाँ तक अशोक तंवर जी की निजी राजनीति का सवाल है दोस्तों, तो अशोक तंवर जी ने अब तक लगभग 3-4 पार्टी बदली हैं और वो कम से कम 5-6 बार इधर से उधर से इधर गए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाने से लेकर तृणमूल कांग्रेस तक, आम आदमी पार्टी तक, बीजेपी और कांग्रेस, इनमें हर पार्टी का सफर किया है। और जो उनकी निजी राजनीति है वो आयाराम और गयाराम की जो राजनीति है उसके मेरे हिसाब से वो नए खिलाड़ी हैं। और अगर उनको मौका मिलेगा, अगर आज उनको, पहली बात तो ये है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है तो मेहनत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जब उनको 2019 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो उन्होंने संगठन खड़ा कर दिया था, पूरे प्रदेश में खड़ा कर दिया था। बहुत मेहनती आदमी है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी अड़चन ये है कि जब 2030 के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे तो बीजेपी जो है वो जिस चीज़ के लिए फेमस है ना, यानी विधायकों को तोड़ना, एमपी हैं उनको खरीदना और किसी भी आदमी को अपने पार्टी के अंदर मिला लेना, बड़ा पद दे के मिला लेना या फिर कैश दे के उनको अपनी पार्टी में शामिल करना, और अगर कुछ भी नहीं हो तो ईवीएम तो है ही है। तो ये सारे हथकंडे हैं ना, इसमें बीजेपी मास्टर है। और सबसे जो सॉफ्ट टारगेट है मेरे हिसाब से बीजेपी के लिए जो होगा वो होंगे अशोक तंवर जी। आने वाले टाइम में जब ये दिखाई देगा कि बीजेपी की लहर हो सकती है या फिर बीजेपी की तरफ झुकाव जनता का हो सकता है, 2030 की चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरे हिसाब से जब भी बीजेपी उनको थोड़ा सा भी लालच देगी बड़े पद का, यानी जैसे प्रदेश अध्यक्ष का ही देगी और साथ में मान लीजिए 1000-2000 करोड़ रुपए भी अगर दे देती है, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा आकलन है कि अशोक तंवर जी 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे कांग्रेस को छोड़कर ना बीजेपी में जाने के लिए। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, और अभी चुनाव के अंदर है लगभग 4.5 साल 4.5 साल के अंदर अशोक तंवर जी पूरे हरियाणा के अंदर
अपना पूरा संगठन खड़ा कर लेंगे, अपने वफादार आदमी खड़े कर लेंगे। और जब ऐसा मौका आएगा तो बाजी गेम को पलटने में बीजेपी 1 मिनट नहीं लगाएगी। अशोक तंवर जी, मेरा मानना है कि वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के अंदर जा सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं अशोक तंवर जी का पिछला इतिहास और फैक्ट को देख के नहीं कह रहा हूँ कि अशोक तंवर जी के ऊपर भरोसा करना आने वाले टाइम में राहुल गांधी जी के लिए ही घातक हो सकता है। और रही बात जो मैं दूसरा सवाल कर रहा था दोस्तों, दूसरा सवाल ये था कि भूपेंद्र हुड्डा जी का भी एक रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड ये है कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने आज तक किसी भी दूसरे नेता को पनपने ही नहीं दिया है। अगर अशोक तंवर जी की बात करें तो सबसे पहले अशोक तंवर जी की ही बात करते हैं कि जब 2019 में अशोक तंवर जी को राहुल गांधी जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था तो वो भूपेंद्र हुड्डा के ही कार्यकर्ता थे जिन्होंने अशोक तंवर जी को जगह जगह जाके अपमानित किया था, उनको जलील किया था। और उन्हीं की अपमान की वजह से ही अशोक तंवर जी ने पार्टी छोड़ी थी और आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। 2019 में पार्टी छोड़ दी थी और 2021 में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, 21 में या 22 में। तो जब अशोक तंवर जी के साथ पहले ऐसे हो चुका है तो भूपेंद्र हुड्डा जी के कार्यकर्ता तो आज भी वही हैं, आज भी उतने ही हैं। दूसरा फिर ये है कि अशोक तंवर जी, मान लीजिए राहुल गांधी इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं तो एक समस्या और है कि इसके अंदर 28-29% जाट कम्युनिटी है हरियाणा के अंदर मतदाताओं की। और अशोक तंवर जी हैं वो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते। तो जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि जाट बेल्ट है वो अशोक तंवर जी को एक नेता के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट होगा अशोक जी के प्रति, अशोक तंवर जी के प्रति। और दूसरा फिर ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि भूपेंद्र हुड्डा जी की ये फितरत रही है कि वो कभी किसी भी नेता को पनपने नहीं देते। तो चाहे वो, मैंने बात की थी अभी 4 उपाध्यक्ष की, तो अगर 3 उपाध्यक्ष, एक तो अगर उनकी पार्टी होगा 3 जो उपाध्यक्ष होंगे, चाहे वो वीरेंद्र जी के होंगे, कुमारी शैलजा जी के होंगे या रणदीप सुरजेवाला जी के होंगे, जैसे अशोक तंवर जी को पार्टी से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया था, निकलने के लिए मजबूर कर दिया था, ऐसे ही मुझे लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा उन 3 उपाध्यक्ष को भी पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं या उनको काम ही नहीं करने देंगे या उनके पर जो है ना वो कतर दिए जाएंगे। ये आज तक का इतिहास देखते हुए ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरा अपना मानना है, अपनी सोच है कि भूपेंद्र हुड्डा जी उनको काम नहीं करने देंगे। और अगर ऐसी सिचुएशन आई तो दोस्तों जो सिचुएशन आज है वही सिचुएशन 2030 के आसपास भी होगी। और 2030 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे और कांग्रेस के अंदर फिर वही सिर फुटबॉल की राजनीति होगी, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाने होंगे। जैसे कुमारी शैलजा जी अब घर जाके बैठी थी, ऐसे ये तीनों नेता फिर जाके बैठ जाएंगे जो विरोधी गुट के हैं। तो जहाँ से आज कांग्रेस चली थी वहीं फिर लौट के आ जाएगी। तो इन 3-4 साल के अंदर, 4-4.5 साल के अंदर मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी कितना ही रिस्ट्रक्चर कर लें, कितना ही कुछ कर लें, अंत में जो आज के दिन पार्टी की हालत है, मेरा ये मानना है कि वही हालत कांग्रेस पार्टी की होगी। और 2030 में मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी की सत्ता आएगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी हर चीज़ के अंदर आज मास्टर हो चुकी है, चाहे वो खरीद फरोख्त का मामला हो, पैसे का मामला हो या फिर ईवीएम का मामला हो, कुछ भी मामला हो, किसी भी सूरत में बीजेपी आने वाले टाइम में फिर से जो 2030 में वो अपनी सरकार जरूर बनाएगी। और उस सरकार के बनाने में जो सहयोग होगा वो मेरे अपने कैलकुलेशन के आधार पर अशोक तंवर जी का भी होगा। अशोक तंवर जी भी जैसे ही उनको ये दिखाई देगा कि बीजेपी की लहर है और कांग्रेस की इतनी ज़्यादा लहर नहीं है, तो मेरे हिसाब से अशोक तंवर जी बीजेपी में जाएंगे ही जाएंगे। ये मेरा अपना मानना है दोस्तों, हो सकता है ये गलत हो। अब आज के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, आपको मेरा ये कैलकुलेशन कैसा लगा? हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं ठीक हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी कैलकुलेशन के आधार पर आज तक मैंने जो देखा है मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी कभी। वैसे तो राजनीति के अंदर कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन आज की जो परिस्थितियाँ उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आने वाला टाइम भी कांग्रेस पार्टी के अंदर वही सिर्फ फुटबॉल का ही रहेगा। बीच में चाहे वो एक दूसरे की तारीफ करते नजर आए, कुछ करते नजर आए, लेकिन जब टिकटों का वितरण होगा, जब इलेक्शन नज़दीक आएंगे, तो जो अब की बार हाल हुआ है 2025 के अंदर, वही हाल 2030 के अंदर भी होगा। दोस्तों आज मैं इतना ही कहना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये विवेचना, मेरी ये सोच
मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इसको लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, और कमेंट जरूर करें, और अगर पसंद नहीं भी आई तो भी कमेंट करें ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।